इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित पढ़े थे और उस अभिग्रहितों में हमने पढ़ा था कि भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्ज है और मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब मेटल जो है वो फ्री स्टेट में होता है तो उसके 500 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जैसे ही लिगेंड उसके पास पहुंचता है तो उनके पांचों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है और वो 5 डी कक्षक जो है वो विभाजित हो जाते हैं, कुछ निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं, कुछ उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो 5 डी कक्षक में ऊर्जाओं में जो अंतर आता है वो किस बात पर निर्भर करता है। एक्चुअल में जब हम संकुल निर्माण की बात करते हैं तो हम मोटे तौर पर 3 प्रकार के संकुल का अध्ययन करते हैं। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो संकुल बन रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है वो कैसे होगी। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसका पहला सब हेडिंग है वो है आपके अष्टफलकीय क्षेत्र में। तो हम इसको यूं कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमको पहले अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करना पड़ेगा। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। ये आपके मोटा मोटी तौर पे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। इसमें ये आपके सेंटर में मेटल और ये आपके लिगेंड 1 2 3 4 5 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुल 6 लिगेंड जो हैं वो आपके होते हैं और एक आपका मेटल एटम या आयन हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो लिगेंड है ये आपके एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके वाई एक्सिस हो गया और ये आपके जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो लिगेंड कहां पर अवस्थित है। लिगेंड at the corners of x, y and z एक्सिस। तो 6 लिगेंड जो है वो, तो इसमें क्या देखते हैं हम कि पहली बात तो कि इसमें 6 लिगेंड है और ये 6 लिगेंड जो है वो x, y और z अक्षों के किनारों पर पहुंच रहे हैं, किनारों पर धातु की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब जब ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जब इनके कोणों पे पहुंचेंगे
तो हमने डी कक्षकों की जो संरचना पढ़ी उसमें ये पढ़ा था कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जो लूप्स होते हैं, पालियां जो होती है, वो अक्षों पर अभिविन्यासित होती है। तो देखिए मेटल के डी ऑर्बिटल जो इजी ऑर्बिटल हैं, जिनके की पालियां कहां पर है, अक्षों पर अभिविन्यासित हैं, उनमें लिगेंड के पहुंचने की भी दिशा वही है और उनके अक्ष, उनकी जो पालियों की दिशा भी, पालियां भी उसी दिशा में अवस्थित है। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऑर्बिटल जो है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इन लूप्स पे होंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे, और इसी दिशा में लिगेंड भी पहुंच रहा है, तो इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा, है ना। इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा और दोनों में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें इंटरेक्शन अधिकतम होगा। तो क्या होगा, चूंकि धातु के ईजी कक्षक कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर की पालियां या लूप्स एक्स वाई एवं जेड अक्षों पर अभिविन्यासित हैं, अक्षों पर अभिविन्यासित ओरिएंटेटेड होने के कारण इनमें इन कक्षकों, इन डी कक्षकों में प्रतिकर्षण अधिक होगा, जबकि T2G कक्षक जिसमें पालियां कहां है, T2G कक्षकों में पालियां हैं अक्षों के बीच, अक्षों के बीच, तो लिगेंड जो आ रहे हैं वहां पे उनका इंटरेक्शन, लिगेंड तो कॉर्नर्स में है, लिगेंड तो अक्षों पर है, और पालियां कहां है, T2G में अक्षों के बीच है, इसलिए इन T2G कक्षकों एवं लिगेंड के बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, जबकि T2G कक्षकों में प्रतिकर्षण कम होगा, क्योंकि पालियां किसकी, T2G की अक्षों के बीच स्थित है, ये अक्षों पर है, किसकी, ईजी कक्षकों की पालियां, ईजी कक्षकों की पालियां एक्स वाई जेड एक्सिस पर है, जबकि T2G कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो 5 डी कक्षक हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 जो डी कक्षक हैं, पहली बात तो 2 3 4 5, ये डी कक्षक जैसे ही ये फ्री स्टेट में, मेटल इन फ्री स्टेट, इनकी जो है वो ये 5 डी कक्षक इस तरह से इनकी एनर्जी जब लिगेंड पहुंचेगा तब पहुंचेगी। लेकिन एक स्फेरिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको यदि यूं देखें तो ये 5 जो डी कक्षक हैं वो, क्योंकि T2G कक्षक पालियां जो है वो अक्षों के बीच है, इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और ईजी कक्षकों की पालियां अक्षों पर स्थित है, इसलिए मेटल के इन कक्षकों में, दैट इज ईजी कक्षकों में और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा और ये इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। गोलाकार क्षेत्र में,
गोलाकार क्षेत्र में धातु आयन में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। ठीक है, ये यहां पे ये मेटल फ्री स्टेट में है, और जब लिगेंड, ये स्थिति कब है, ये हो गया Eg और ये हो गया T2G, ये लिगेंड की उपस्थिति में, ये मेटल फ्री स्टेट में और ये मेटल डी ऑर्बिटल, और ये लिगेंड की उपस्थिति में मेटल के डी ऑर्बिटल है। अब ये औसत ऊर्जा उनकी मान ली अपन ने, डी कक्षकों की औसत ऊर्जा है, और ये हो गया आपकी T2G। क्योंकि पालिया जो है वो अक्षों के बीच में है, इसलिए इंटरेक्शन कम होगा, और Eg में जो कि dx² - y² और dz² कक्षकों की पालियां अक्षों पर पाई जाती है, और उन्हीं अक्षों पर वे लिगेंड भी है कॉर्नर्स में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो वहां पर आपके इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये आपके हो गए dxy, dxz और dyz। इस प्रकार ये जो स्प्लिटिंग होगी, इस स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको डेल्टा, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो तो डेल्टा O से व्यक्त करते हैं, और इसको 10dq से भी एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और यहां पे क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी स्पेसिफिक जियोमेट्री के अंदर संकुल बनाते समय धातु के 1 2 3 4 5 धातु के डी कक्षकों पर जब लिगेंड पहुंचते हैं, धातु पर पहुंचते हैं, तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और Eg। और इन T2G और Eg जो है वो औसत ऊर्जा से कुछ ज्यादा के होते हैं, कुछ कम के होते हैं। ठीक है, और इन Eg और T2G के कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को, क्या है ये, T2G एवं Eg कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को हम स्प्लिटिंग एनर्जी या विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसको 10dq से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, औसत ऊर्जा से T2G की जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी कम हुई, कम हुई, इसलिए माइनस का साइन, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसकी जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। Eg कक्षक की औसत ऊर्जा जो होगी वो 0.6 डेल्टा हो ज्यादा होगी, जबकि T2G की औसत ऊर्जा होगी वो 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम होगी। इसी को 10q की टर्म्स में भी हम कह सकते हैं कि पर T2G कक्षक जो है वो 4dq एनर्जी घटेगी, और पर Eg ऑर्बिटल जो है वो +6 dq एनर्जी बढ़ेगी। सो ये हुआ आपके अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।